हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, कि यूकैरियोट्स में डीएनए से आरएनए किस तरह से बनता है। प्रोकैरियोट्स में जब आप डीएनए से आरएनए पढ़ रहे थे तो वहाँ ये बात आपको बताई गई थी कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि वो डीएनए से आरएनए बनाता है इसलिए उसका नाम पूरा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी तीन तरह के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इन तीनों ही आरएनए को एक ही अकेला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बना देता है। जेनेटिक्स में जब भी कभी कोई नई चीज़ बनती है, चाहे नया डीएनए बने, आरएनए बने, प्रोटीन बने, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बनता है। और वहाँ आरएनए बनते समय जो सीक्वेंस था वो ये कि पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलॉन्गेशन होता है और फिर टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज आके डीएनए से बाइंड करता है सिग्मा फैक्टर की मदद से, इनिशिएशन फैक्टर की मदद से। इलॉन्गेशन फेज के दौरान वो डीएनए से आरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज, और टर्मिनेशन वाले समय में वो रो फैक्टर की मदद से डीएनए को छोड़कर निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सीन आपको यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। इसमें भी 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इलॉन्गेशन वाले फेज में वो डीएनए की कॉपी बनाएगा आरएनए में, और टर्मिनेशन वाले फेज में वो डीएनए को छोड़कर निकल जाएगा। इनिशिएशन के समय उसको सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ेगी और टर्मिनेशन के समय उसको रो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। और एनसीईआरटी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज प्योरली आरएनए पॉलीमरेज केवल इलॉन्गेशन का काम करता है। लेकिन यह समझने की बात यह है कि यूकैरियोट्स के अंदर 3 तरीके आरएनए होते हैं प्रोकैरियोट्स की तरह, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इन तीनों टाइप के आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो यहाँ पर आप हल्का सा सीक्वेंस याद कर सकते हैं, आर एम टी। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनवाएगा आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनवाएगा एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनवाएगा टीआरएनए। हालांकि जब एमआरएनए बनता है तो एकदम डायरेक्ट एमआरएनए बनता, नया वाला जो एमआरएनए है वो कहलाता है एचएनआरएनए। उसमें फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर जाके वो एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ज़्यादा अच्छा है कि आप बोले एचएनआरएनए बनाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, फिर बाद में वही प्रोसेस होकर कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए। उसके लिए शुरुआत में एक कैप और लास्ट में एक टेल लगती है, बात कर लेंगे अभी उसके बारे में। दूसरा है आरआरएनए। अब होता यह है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो एटीएस हैं। यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम कैसे होते हैं? एटीएस, और इसमें भी एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। और उसके अंदर लार्जर स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के आरआरएनए चाहिए होते हैं, जैसे कि 28S आरआरएनए, उसके अलावा 28, फिर 18, 5.8 और 5, 4 तरीके के आरएनए चाहिए होते हैं। ये तमाम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही बनाता है, 28, 18, 5.8 और 5। वहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर आपने सुना लार्जर सब यूनिट में सबसे बड़ा आरएनए था 23S आरआरएनए। उसका स्ट्रक्चर रोल भी था और कैटालिटिक रोल भी था। कैटालिटिक रोल इस तरह से कि वो पेप्टिडाइल ट्रांसफर एंजाइम की तरह काम कर रहा था, और जब राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होती थी तो वही अमाइनो एसिड्स को जोड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर यूकैरियोट्स में जो 28S आरआरएनए है लार्जर सब यूनिट में, वो यही काम करेगा कि अमाइनो एसिड को जोड़ेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये बनाएगा एचएनआरएनए जो बाद में चेंज होगा एमआरएनए में। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा टीआरएनए। इसके अलावा ये बनाएगा 5SR आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। कंपटीशन में ये सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं। मुझे फिलहाल जो यहाँ पर आपको बात समझानी है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज के हिसाब से, कि एनसीईआरटी कहती है कि 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में। पहली ने बताया कि एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होंगे यूकैरियोट्स के अंदर, इन एडिशनल टू द आरएनए फाउंड इन द ऑर्गेनल्स। जैसे कि आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास अपना राइबोसोम, अपना प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए से आरएनए बनता होगा, तो वहाँ तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। इसके अलावा 3 इधर भी चाहिए यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में डीएनए से आरएनए बनाने के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा आरआरएनए, और आरआरएनए से यहाँ मतलब है उनका 28, 18, 5.8 और 5 चारों तरीके आरएनए। एनसीईआरटी में 3 नाम लिखे हैं, वो चारों ही हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाएगा एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो बाद में कन्वर्ट होगा एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा टीआरएनए, 5SR आरएनए और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है। अब दूसरा एक बड़ा मसला यह है कि यूकैरियोट्स के जीन्स होते हैं स्प्लिट, यानी उनके अंदर बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जिनको बोला जाता है इंट्रॉन्स। तो जब डीएनए में ऐसा मामला है, डीएनए की एज इट इज कॉपी आरएनए बनती है, और कॉपी बनने का तरीका भी वही रहेगा जैसे कि डीएनए से डीएनए में था कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से पहले ही ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जुड़ते समय 2 फॉस्फेट टूट के निकलेंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी से वो न्यूक्लियोटाइड वहां पर जुड़ जाएगा, यानी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ आरएनए केस में भी होता है।
मुझे बात ये बतानी, क्योंकि डीएनए स्प्लिट है यूकैरियोट्स के अंदर, तो आरएनए के अंदर भी इंट्रॉन एक्सॉन दोनों मौजूद होंगे। इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, और फिर एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा। आरएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए ऑफ कोर्स एंजाइम चाहिए होगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो जब भी कभी आरआरएनए बनेगा या टीआरएनए बनेगा यूकैरियोट्स के अंदर, तो वहां पर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों मौजूद होंगे। इंट्रॉन्स को काट के निकाल दिया जाएगा, एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा। ये सारा मामला न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो जब आरएनए बाहर निकलता है न्यूक्लियस से, एकदम फुल एंड फाइनल होता है, उसमें फिर और किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। तो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाता है। हालांकि जब एमआरएनए बनता है तो उसमें भी इंट्रॉन एक्सॉन का मामला होता है, लेकिन उसके अलावा उसमें होता है कि 5 प्राइम एंड पर एक मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट MG-PPP का एक मॉलिक्यूल आके रखता है। वैसे तो आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर सारे मोनोफॉस्फेट होते हैं, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, इसलिए इसको अलग से बोला जा रहा है। MG-PPP का मॉलिक्यूल 5 प्राइम एंड पर आके लगता है, इसको बोला जाता है कैपिंग। कैपिंग 5 प्राइम एंड पर होती। 3 प्राइम एंड पर 200 से 300 एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स लगातार लगते चले जाते हैं, इसे बोला जाता है पॉली एडिनाइलेशन या पॉली एटेल 3 प्राइम एंड पर। तो यहाँ पर 2 चीजें बताई गई एनसीईआरटी में, एक तो कम से कम 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए यूकैरियोट्स के अंदर, ऑर्गेनल में पाए जाने वाले, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वाले आरएनए पॉलीमरेज के अलावा। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ये देखने को मिलेगा कि इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाएगा और एक्सॉन्स को आरएनए पॉलीमरेज से जोड़ा जाएगा। वहाँ ओकाज़की फ्रैगमेंट जो थे डीएनए के, उनको डीएनए पॉलीमरेज से जोड़ा गया, डीएनए लाइगेज से जोड़ा गया, और यहाँ पर आरएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आरएनए लाइगेज इस्तेमाल किया जाएगा। एक और बात बताइए कि इस तरीके के जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, इंट्रॉन एक्सॉन वाला मामला, वो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर भी देखा जाता है। हम लोगों के अंदर चलो इंट्रॉन से कुछ होता नहीं है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के अंदर तो होता था। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली बात भी कही गई है कि हमारा जो डीएनए इट इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, यानी ये गवाही देता है इस बात की कि एंटीक है, बहुत पुराना है। दूसरी बात ये कि जो आरएनए मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, इससे ये भी बात समझ में आती है कि ये जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस आरएनए मॉलिक्यूल के जरिए, इट रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, क्योंकि इस दुनिया में जो ज्यादा पुराना होगा उसी में इवोल्यूशन ज्यादा हुआ होगा। ऐसा कोई भी डीएनए नहीं मिला जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता हो। आरएनए मॉलिक्यूल ऐसे मिल चुके हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो इससे भी ये बात समझ में आती है दुनिया में पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही रहा होगा। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रही। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब प्रोकैरियोट्स वाली जो कहानी थी उसके अलावा 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस in addition to the RNA polymerase found in the organelles. There is a clear-cut division of liver. The RNA polymerase first transcribe rRNA. rRNA फिर राइबोसोम को बनाने में जो आरएनए इस्तेमाल होते हैं उनका नाम बोला है 28-18 5.8S rRNA. Whereas the RNA polymerase third is responsible for the transcription of tRNA, 5SR RNA or snRNA, small nuclear RNA. The RNA polymerase second transcribes precursor of mRNA, इसका नाम है heterogeneous nuclear RNA. बाद में कैपिंग टेलिंग हो जाएगी तो फिर mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा. The second complexity is the primary transcript. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी जो डीएनए से नए नए आरएनए बन के निकलता है. कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस बेकार वाले, एक्सॉन जो कि कोडिंग सीक्वेंस जो कि आगे प्रोटीन तक इस्तेमाल होंगे. आर नॉन फंक्शनल, बोथ एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल. हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग. तो स्प्लाइसिंग के जरिए इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाता है. वेयरएज द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंड एट डिफाइंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज. HNRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. HNRNA में एक काम और होता है कि इसमें कैपिंग होगी, टेलिंग होगी. इन कैपिंग unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate यानी MG-PPP is added at 5 prime end. शुरुआत में जुड़ जाता है HNRNA के. इन टेलिंग adenylate residue यानी 200 से 300 A वाले न्यूक्लियोटाइड are added in the 3 prime end in a template independent manner. ये भी बहुत शानदार लाइन है. template independent manner कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर इधर A है तो A के सामने डीएनए में T होना चाहिए. ये आके अलग से जुड़ती है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. इसके लिए डीएनए पर लगातार 200-300 बार T नहीं होगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आके जुड़ती है. इट इज द फुल्ली प्रोसेस HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA. अगर कैपिंग टेलिंग हो जाती है फिर हम इसे mRNA बोलते हैं. That is transported outside the nucleus for translation. एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं, यहाँ एनसीईआरटी में दिखाया गया है. ये डीएनए दिखाया है, ये इन्होंने आरएनए पॉलीमरेज दिखाया है. अब यहाँ पर अगर ये एमआरएनए बना रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड रहा होगा. ये नया नया जो आरएनए बन के निकला है
डीएनए से, ये रहेगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्योंकि ये एमआरएनए बनवा रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और ये जो नया नया आरएनए बन के निकला है ये कहलाएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और इसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होंगे। लास्ट में येलो वाला छोड़ा, इसका मतलब ये है कि जो ऑरेंज कलर से दिखाया इन्होंने ये फालतू वाला है, इसका नाम है इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स मतलब कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि बेकार हैं, इन्हें काट के निकाल दिया जाएगा, है ना। और ये येलो वाले जो हैं ये हैं कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंसेस, इनको एक्सप्रेस सीक्वेंसेस ही बोला जाता है, वैसे असल में इनका नाम एक्सॉन्स, एक्सॉन्स। अब क्या होगा कि इधर 5 प्राइम एंड पर आके लग जाएगा MG+P, इसे ही बोला जाता है कैपिंग। पूछा जाता है कंपटीशन में कैपिंग किधर होती है, आप बोलेंगे 5 प्राइम एंड पर। और 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल यानी 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यू आके लग जाएंगे, 200 से 300 एडिन वाले न्यूक्लियोटाइड आके लग जाएंगे, एडिनाइलेट रेजिड्यू, इसे बोला जाता है पॉली एडिनाइलेशन। और पॉली ए टेल यहाँ पर आके लग चुकी। इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाएगा स्प्लाइसिंग के जरिए, इसे आरएनए स्प्लाइसिंग भी बोला जाता है। इस दौरान यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे बोला जाता है स्प्लाइजियोसोम। कंपटीशन में ये सवाल आ चुका है कि स्प्लाइजियोसोम किस में बनता है, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स यूकैरियोट्स में बनता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं बनता। इंट्रॉन्स को निकाला जाएगा, फिर एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा। एक्सॉन्स आर ज्वाइंड बाय आरएनए लाइगेज, एक्सॉन्स आर ज्वाइंड बाय आरएनए लाइगेज। तो ये जो नया आरएनए बना इसमें कैपिंग भी हुई है, टेलिंग भी हुई है, और अंदर एक्सॉन्स भी हैं, ये कहलाएगा मैच्योर एमआरएनए। ठीक है, लास्ट में देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या और समझाई खास बातें। आगे उन्होंने बताया कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू द अंडरस्टूड। अब ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। इस लाइन से नीट में सवाल आ चुका है कि द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शो करता है एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। यहाँ सीधी सीधी बात समझनी है, आर की बैक्टीरिया में यही पैटर्न देखा जाता है, इंट्रॉन एक्सॉन वाला, लेकिन उनके अंदर इंट्रॉन से भी सीक्वेंसेस बनते थे, हमारे अंदर इंट्रॉन से नहीं बनते। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। इंट्रॉन्स की मौजूदगी गवाही देता है उसके एंटीक होने का, यानी कि बहुत पुराना होने का। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, और ये जो प्रोसेस है स्प्लाइसिंग का, रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, यानी इस बात की गवाही देता है कि दुनिया में पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही रहा होगा। In recent time, the understanding of the RNA and RNA dependent process in the living system have assumed more importance, और अब इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नज़र आने लगी है। आई होप कि आपको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात आपकी नहीं समझ में आ रही तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।